अस्सलाम वालेकुम। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम कल कर रहे थे कि व्हाट इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो आज हम इसकी थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं कि अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये हम इसको क्यों पढ़ते हैं। हम इसको इसलिए पढ़ते हैं कि हम एफिशिएंट कोड लिख सकें। ये ना हो कि छोटी सी प्रॉब्लम हो और हमारा कोड अच्छे खासे स्टेप्स लेके उसको परफॉर्म कर रहा हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो। या फिर बाज़ औक़ात हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि इतनी मेमोरी नहीं होती, तो हमने इस तरह का सोल्यूशन लिखना होता है कि वो इन प्लेस उसको सोल्व कर रहा हो, हमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ ना करें। या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मेमोरी तो अवेलेबल होती है लेकिन टाइम लिमिट इतनी, हम हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम टाइम लिमिट एक्सीड के एरर आ जाता है, तो हमने विद इन गिवन टाइम उसको सोल्व करना होता है। तो यह एल्गोरिथम को हमने कंपेयर करना होता है कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है किस सिचुएशन में। तो इसलिए हम टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? जो बिगिनर्स होते हैं उनके माइंड में अक्सर होता है कि हमारा कोड जब हम रन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे उसने कितना टाइम ले लिया रन होने में, हम उसको टाइम कम्प्लेक्सिटी समझ रहे होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो हमारा लैपटॉप भी स्लो हो सकता है हमने बैकएंड पे बैकग्राउंड पे वीएलसी भी ओपन किया हो, कोई गेम भी ओपन की हो, क्रोम ओपन किया हो, उसमें काफ़ी सारे टैब्स हों, तो वो तो हमारी लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है। विजुअल कोड भी हैवी चीज़ है। तो इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं कहते। टाइम कम्प्लेक्सिटी फिर इसको कहते हैं कि जैसे जैसे जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स है ना, उस हिसाब से हमारे कोड को कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इधर ये इसको देखें एग्जांपल को, कि हमें अगर सर जफर ने ज्वाइन किया है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप कंटिन्यू कर लें फिर। ओके, तो हमारे पास एक अरे है जिसमें 10 नेम्स हैं, और हमने उसमें कोई नेम फाइंड करना है, हमारे फ्रेंड का नेम लेट्स से। और वो नेम हो सकता है अरे के स्टार्ट पे हो सकता है अरे के जी मिड में सर, हो। 1 मिनट मुझे देंगे? यस सर। जी। तो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी समझ आ जाए तो बहुत आसान चीज़ है, वरना कंफ्यूज करती रहती है। और ये किसी भी कोडिंग के क्वेश्चन का कोर कंपोनेंट होता है कि आपको बड़ा क्लियर हो कि इस एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो आपके एल्गोरिथम में जब कोड लिखते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो इनपुट के साइज पे डिपेंड करती है, वो उस चीज की टाइम कम्प्लेक्सिटी बनाती है। अगर कोई चीज इनपुट के साइज पे डिपेंड नहीं कर रही तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में से इग्नोर कर देते हैं। हर वो चीज मैटर करती है जो कोई मसला, आपने हर इनपुट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो फॉर लूप लिखेंगे, क्या वो इनपुट के साइज पे मैटर करेगा? बताएं भाई। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है? इसके लिए मैं जो फॉर लूप लिखूंगा वो इनपुट के साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी दफा चलेगा। यस सर, वो इनपुट के साइज पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर 10 एलिमेंट है, मुझे 10 के 10 को करना पड़ेगा डबल। जी। अगर 100 एलिमेंट है, 100 को करना पड़ेगा। अगर 1000 एलिमेंट है, 1000 को करना पड़ेगा। तो इस ऐसी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम कहते हैं लीनियर, बिग ओवर एन। अच्छा, एक और मैं बताता हूँ। अभी लेट्स सपोज हमारी टाइम कंपेयर के मुझे किसी चीज के लिए अल्फाबेट्स चाहिए और मैं स्टार्ट में अल्फाबेट्स की एक अरे इनिशियलाइज करवाता हूँ।
तो क्या ये कम्प्लेक्सिटी लीनियर है या क्या, कैसी कम्प्लेक्सिटी है ये? अल्फ़ाबेट्स की लेंथ तो डिफाइन है, वो तो मैक्सिमम 26 ही होंगे, हाँ तो ये भाई, तो कांस्टेंट। उस्ताद की बात में कोई भी बात कर रहे हैं आप, वो तो हमने उस्ताद माना हुआ है। सर वो मुझे दोबारा से सर रिपीट करना। मैंने कहा बात में कोई बात कर रहे हैं। अच्छा जी। लेट्स सपोज मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो स्ट्रिंग का है, तो उसके लिए मुझे मैंने एक इनिशियलाइज करनी है अरे 0 से 26 तक, 0 से 20 सब अल्फाबेट्स की अरे। तो ये अल्फाबेट्स की अरे डिक्लेयर की है, इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है? क्या ये इनपुट के साइज पे डिपेंड करती है? नो सर, उसकी तो कांस्टेंट है, फिक्स है। एग्जैक्टली, तो ये कांस्टेंट है, तो इससे कांस्टेंट चीज इग्नोर हो जाती है बिग वो कम्प्लेक्सिटी में, बिग ओ ऑफ एन में। तो इसका रूल ऑफ थंब क्या है कि देखें कि जो नई चीज, दूसरा जो आपने देखना हो कि कम्प्लेक्सिटी किसे मेजर करते हैं, कि आप इनपुट का ना कोई साइज ले लें अपने आप को समझाने के लिए। मतलब सोचें, अगर मेरे पास इनपुट 5 है, तो मैं कितनी दफ़ा इनपुट डाटा को प्रोसेस कर रहा हूँ? अगर मैं 5 ही दफ़ा कर रहा हूँ, इनपुट का साइज ही 5 है, तो इसका मतलब लीनियर है। और अगर मैं 25 दफ़ा कर रहा हूँ, तो इट सीम्स कि ये स्क्वेयर है। लेकिन लेट्स सपोज आप फिर देखें, अगर इनपुट का साइज 10 हो, तो फिर कितनी दफ़ा प्रोसेस करें? अगर फिर 100 दफ़ा कर रहे हैं, तो बिग O ऑफ एन स्क्वेयर हो जाती है कम्प्लेक्सिटी। जी, किसी साथी का मेरे लिए क्वेश्चन? कोई ऐसा साथी जो मुझे जानता ना हो, वो हैंड रेज कर दें। अच्छा, वो साथी हैंड रेज कर दें जिन्होंने मेरी कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स में देखे हैं। सबने टॉक्स देखी हैं? अच्छा, आपने नहीं देखी हैं। चलो, एक बंदा होगा जिसने नहीं देखी हुई है, कोई और साथी भी हैंड रेज करें, कमेंट में ना लिखें यस सर। जूम में नीचे जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसके साथ हैंड का बटन पर दबा हुआ, उससे दबाना होता है। सर देखी हुई है आपकी टॉक्स, वो बता रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ हैंड रेज करें ना, अगर टॉक्स देखी। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। जिन्होंने नहीं देखी हुई, मैं उन्हें कह रहा था कि हैंड रेज करें। तो एक साथी ऐसे जिन्होंने नहीं देखी हुई। नहीं सर, वो मैं सोनिया इरफानी हूँ। ये असल में मेरी बेटी का आईडी है, उसने भी क्लासेस लेनी होती है जूम पे, इस वजह से उसके आईडी से हुई भी हूँ लॉगिन। सही। अच्छा, तो जिन्होंने टॉक्स देखी हुई है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग डबल स्पीड से हो जाए, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि टॉक्स दोबारा देख लें, क्योंकि एक दफ़ा देखने से ना वो समझ पूरी नहीं आती। ओके सर, मैंने सही है। वो और जितने लोगों ने टॉक्स दोबारा देखी, उन्होंने यही कमेंट दिए हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आई हैं जो पहले समझ नहीं थी। और जिन्होंने पहली दफ़ा देखी, उन्होंने कहा सर हमने अपनी ज़िंदगी के पिछले साल ज़ाया कर दिए, क्योंकि हम ये समझते रहे कि हमें सब कुछ पता है। तो उन टॉक्स में पूरा रोड मैप दिया गया, तो 2000 सुपर सुपर क्रूशियल टॉक्स, तो इसलिए उन्हें लाजमी देख लें। और ये चैट में लिंक शेयर कर दिएगा। किसी और साथी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम सेशन की तरफ जाते सर ये वो क्वेश्चन। हैं। जी बोलो। सर मैंने तकरीबन आपकी टास्क कोई राउंड अबाउट 3 दफ़ा देखी हैं। तो मैं थोड़ा आखिरी लास्ट सेमेस्टर में हूँ, मैंने स्लैक चैनल में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपने ये रिकमेंड किया था दोबारा टास्क देखें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप समराइज़ करते हैं, मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, अपना कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा CGPA 3.5 है।
और डीएस भी राउंड अबाउट 180 क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं। आइलेट्स अभी मैंने नहीं किया हुआ, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मेरा एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर आप 7 से 8 लाइनों में स्टेप वाइज क्लियर कर दें, मुझे लास्ट सेमेस्टर में क्या क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए कि आफ्टर द ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप के लिए मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाए। थैंक यू सर। कि भाई आपने अगर इतना कुछ किया हुआ है तो नाम आपने फिर भी सही यूज नहीं किया हुआ अपना। सॉरी सर, मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं हूँ, तो ये मेरे लैपटॉप का नाम लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा मेरा ठीक नाम है, मोहम्मद अली खान है। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपके पास हर महीने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो कि लगता है आपके पास नहीं है। या वो जी सर, हैकाथॉन हो गया या हैकाथॉन वो का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं जो ड्यूरिंग द लर्निंग फ्रेमवर्क्स के प्रोजेक्ट मैंने किए थे जंगों के। उन जंगों के प्रोजेक्ट्स जो लोग करते हैं लोकली, उनमें से कितनों को स्कॉलरशिप मिलता है इंटरनेशनल? 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए का। किसी को भी नहीं मिलता। उन प्रोजेक्ट्स में आपने ये नहीं सीखा कि टीम में कैसे काम करते हैं। ये भी नहीं सीखा कि इंटरनेशनल टीम में जिसमें लोग मुख्तलिफ रंग नस्ल मजहब के टाइम जोन होते हैं उनके साथ कैसे काम करते हैं। और ये भी नहीं सीखा कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में अगर जज भी नहीं गए, मेंटर भी नहीं गए, स्पीकर भी नहीं गए, तो अगर नहीं गए तो ये चीज़ें मिसिंग है आपके पास। अगर आपके सीवी पे पिछले साल स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी और यूसी बर्कली के अवार्ड नहीं है तो ये चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें थी। और बाकी यहाँ पे कुछ क्लासें पढ़ा रहे हैं, उसका आपको फायदा हो जाएगा। तो ये सारे काम करने के लिए अगर आप आई कोड गुरु को दिन में 1 घंटा रेगुलरली दें तो आप ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। डज मेक सेंस? तो नॉर्मली फाइनली ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं होता कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस हो। तो ये कहना कि फाइनली प्रोजेक्ट मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये काम ख्याली होती है। इट डजंट वर्थ इट। जी मनी भाई, वो क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरे ना 2-3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन मुझे ये था कि ना सर आपने कहा था कि डीएसए और जो है लीड कोड सिर्फ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना स्टूडेंट्स के लिए करना, क्योंकि ये बेस है मतलब कोडिंग की ना। तो बाकी स्किल्स जो है वो एज एज इट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मतलब कंपनी खुद भी सिखा सकती है। तो सर अब वो जो हैकाथॉन में जब जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो वो उसकी स्किल्स फिर कहाँ से हम लें? उसी हैकाथॉन के दौरान सीख के बनानी होती है। सर उसी वो हैकाथॉन में वो बात तो मेंटर आपकी ठीक बैठे है के। कि उस हम सीख लेंगे, लेकिन वो जो इंटरनेशनल टीम के साथ जो टीम अप होना होता है वो टीम में अपने कोई सिलेक्ट ही नहीं करता है। तो अपनी टीम बना लो, खुद लीडर बन जाए और अपनी टीम बनाए और खुद काम करना शुरू कर दें। ओके आप कोई और भी काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें टीम नहीं मिल रही होती, आप इनिशिएटिव लें, टीम बनाएं, एक आइडिया करें, जैसे ही प्रोजेक्ट बनता बनाए, नहीं बनता सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइडें बना के जमा करवा दें। ओके करना सर, ये जरूर। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम में हमेशा इंटरनेशनल लोग हों। ये जरूरी इसलिए थी क्योंकि आपने बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी में काम करना है। ओके तो जो आप में कमजोरियां बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट में भी नॉर्मली वही कमजोरियां होती हैं। जब आप इंटरनेशनल किसी और कंट्री के बंदे के साथ काम करते हैं तो उसकी वीकनेसेस डिफरेंट होती हैं आपसे, तो आप दोनों फिर एक दूसरे से सीखते हैं। प्लस इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने इंटरनेशनल टीम के साथ काम करके लेने होते हैं पीएचडी के लिए। सर, तो वो जो डिस्कॉर्ड बनाया हुआ है मतलब बना होता है सर्वर, वहां पे सर वो इंटरनेशनल टीम्स बहुत थोड़ी होती हैं, तो इसका कोई मतलब और भी कोई
सोर्स होता है जहाँ से हम इंटरनेशनल टीम बिल्कुल। को रीच कर सकते हैं। हाँ, लिंक्डइन पे पोस्ट लगाएं, मैं इंटरनेशनल टीम ढूंढ रहा हूँ, ऐसा हैकाथॉन में गया हूँ, मुझे डीएम करो। तो सर वो बड़ा जो हम वो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं वो हर एक को चले जाती है, चाहे वो हमारा मतलब कनेक्शन में हो या नहीं? ये लिंक्डइन का एल्गोरिथम डिसाइड करता है उसने किस किस को दिखाना है। सही है। सर एक क्वेश्चन और था कि जी। जो ये LOR है, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो सर ये कैसे मतलब इंटरनेशनल लोगों का हासिल कर सकते हैं? इंटरनेशनल किसी बंदे की टीम में जाएं और इतना काम करें कि वो इम्प्रेस हो जाए, फिर उसे लेटर मांग लें। सही है। कब इसलिए काम सही। आता होगा, फिर आप उससे बात करेंगे, फिर वो कन्विंस होगा तो देर। सर फर्स्ट टाइम में तो कोई भी इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होता आपके काम से। आप किस सेमेस्टर में मेरे भाई? सर मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में? तो क्या आप फोर्थ सेमेस्टर में 20 हैकाथॉन में जा चुके हैं? सर 20 में तो नहीं, अभी वो कोड इन प्लेस में मेरा लीडर के तौर पे सिलेक्शन हुई है, और जो लास्टली मैंने पजल डे में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, वो हाँ मेरी टीम ने बिल्कुल, विन की है। बिल्कुल जबरदस्त। तो बस इसी तरह हैकाथॉन में जाते रहेंगे, विन होते रहेंगे। ठीक है। ओके। पहली दफा सर में ये बच्चा जो नहीं चलना शुरू करता, कंपटीशन 6 होते महीने हैं, लगता है। जी। ये आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा जो बच्चा जब चलना शुरू करता है 6 महीने बाद उसे चलना आता है, 6 महीने तक वो गिर ही रहा होता है। तो हैकाथॉन पहली दफा जाने में कुछ नहीं होता। अब कुछ हैकाथॉन में जाएंगे फिर आपको चीजें आती सर वो जो क्या कहते हैं, ये जो जिस तरह ये कोडिंग कंपटीशन होता है, ये भी हैकाथॉन्स में ही शामिल होते हैं? हैं। मेरे भाई आपने सवाल दो पूछने तो पूछ 6 7 लिए हैं, और आप कह रहे हैं आपने मेरी टॉक सुनी है। जी सर सुनिए। तो आपको इन बातों की क्यों नहीं समझ आई? बस हम्म, क्लैरिटी लेनी थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, 8 10 हैकाथॉन में जाएं, आपको सारी चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। अगर अगर आप लाहौर नहीं ना गए, जी। और मुझसे जितना मर्जी दफा पूछें कि लाहौर कैसा है, मैं जैसे मर्जी बताऊं आपको पूरी समझ नहीं आएगी। ओके तो इसी तरह जब तक आप खुद नहीं जाओगे हैकाथॉन में नहीं पूरी समझ आएगी। सर, ठीक मैंने है। असल में ना एक हैकाथॉन ज्वाइन भी किया था, वो AI के रिलेटेड था। तो उसमें ना एक टीम को मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने पहले स्टार्टिंग में तो मुझे एडप्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो वो मतलब मेरे लिए पहला यार एक्सपीरियंस था वो। ये मुझे आप कहानियां क्यों सुना रहे हैं? यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं। जी। मैंने कहा है कि 8 10 हैकाथॉन में जाओ, जाके कोशिश करो, पूरा जोर लगा दो, आस्ता आस्ता ओके काम आ सर। जाएगा। जी। सही है। मैं अमेरिका से रात के 12 बजे आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि किसी को क्वेश्चन आता हो बताऊं, गप्पे मारने के लिए नहीं ज्वाइन किया। ओके सर, थैंक यू सर। जी मैम, अक्सर उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। मेरा ये एक जर्नल क्यूरी है। जी। देखें, एक पॉइंट पे आके ना वी आर डूइंग एवरीथिंग। हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं चीज़ें, और हम सेशंस में आते हैं, हैकाथॉन्स में जाते हैं। और मतलब अगर मैं अपना रूटीन बताऊं तो एवरीथिंग लाइक LOR लिख रहे होते हैं, लिखवा रहे हैं, ले रहे होते हैं, रिकमेंडेशन लिख रहे होते हैं, मतलब देयर सो मच स्टफ। एक पॉइंट पे आके आप अपना फोकस लूज कर लेते हो और ओवरवेल्म हो जाते हो। बिल्कुल। आ, तो इस चीज को कैसे टैकल किया जाए? मतलब लाइक आपको काम करना छोड़ना भी नहीं है, लाइक आप ब्रेक, यू आर अफ्रेड कि अगर आपने ब्रेक ले लिया तो वो भी इम्पेक्टफुल हो जाएगा, मतलब लाइक यू कांट अफोर्ड डूइंग दैट एज वेल, बट यू आर ट्राइंग के ना फोकस भी वो आपका बना रहे। तो जब बिल्कुल बर्न आउट होते हो तो फोकस भी एक पॉइंट पे आके चला जाता है, तो इस चीज को टैकल कैसे किया जाए? इसको टैकल ऐसे कीजिए कि दिन में 3 4 घंटे ऐसे हों जिनमें आप कोई काम ना करें। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन को डिक्लटर करना। हिंदू इस काम के लिए योगा करते हैं, उससे डिक्लटर होता है ब्रेन। मुसलमान इस काम के लिए नमाज पढ़ते हैं। सही है। मेडिटेशन जिसे कहते हैं। तो सर जो मेहनती लोग होते हैं उनमें से मोर देन 99% लोग कैरियर में फेल होते हैं। मोर देन 90% लोग, मेहनती लोगों में से 10 में से 9 लोग फेल हो जाते हैं।
और वो बर्नआउट होने की वजह से होते हैं। सही है, यस सर। इट इज सच अ क्रूशियल इशू। और दूसरा, रेस्ट ज्यादा से ज्यादा करें, नींद अपनी बढ़ा दें, फैमिली पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजें छोड़ दें, क्योंकि ब्रेन को इन चीजों से टेंशन होती है। बट देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे लग रहा होता है कि वी शुड बी डूइंग दिस, और नींद करना भी ना ऐसे लग रहा होता है कि नो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं। इसके लिए बड़ी कन्विक्शन चाहिए आपको इस चीज से बचने के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि दिन में मेडिटेशन लाजमी करें 2-4 घंटे। थैंक यू सर। तो ये रेस्ट दें अपने आप को। जब आप बर्न आउट हो जाते हैं तो जो काम लोग 10 मिनट में करते हैं आप वो एक दिन में करेंगे, तो बेहतर है कि रेस्ट करें। यस सर, और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिर आपको दूसरे दिन भी यू फील इट कि कल हाँ, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इसलिए रात को जल्दी सोना शुरू कर दें, 9 बजे सोना शुरू कर दें रात को। और सुबह उस वक्त तक बेड से ना उठें जब तक बेड ना कहे कि भाई मेरी जान छोड़ दे। ओके सर। ब्रेन को नींद ज्यादा चाहिए थी, पानी ज्यादा पिए। ओके सर। अगर आप पानी नहीं पी रही तो बॉडी कुछ नहीं कर सकता, बॉडी जीरो हो जाता है। नींद ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिए, नमाज ज्यादा पढ़ें, सिर्फ दिन में 3-4 घंटे काम करें, तो वो जो काम है ना वो क्वालिटी का काम होगा, वो उतना ही काम होगा जितना 12 घंटे में होता है। ठीक है, पानी आपको हर घंटे में पीना चाहिए। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन है उनके लिए जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ इस दफ़ा कोड इन प्लेस, क्योंकि हमने अभी एक्सपीरियंसेस में आपने जो शेयर किए थे देखा था कि स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है आपके एडमिशन के प्रोसेस में। तो जिनका मिस हो गया है उनको कोई अल्टरनेट चीज जिसके ऊपर वो फोकस कर सकें हम। हम हर महीने 2 हैकाथॉन हम अनाउंस करते हैं, किसी एक में चले जाएं। साल में 12 इवेंट आते हैं, एक कोड इन प्लेस के बजाय भी स्कॉलरशिप होते हैं लोगों के। सही है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कोड इन प्लेस, इट इज हेल्पफुल बट नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर जिंदगी रुक जाएगी या स्कॉलरशिप नहीं होगा, हो जाता है, स्कॉलरशिप होता है। राइट सही है, सर। अभी एमआईटी का आ रहा है, हार्वर्ड का आ रहा है, अभी और कोडिंग कंपटीशन आ रहा है, मेटा हैकर का आ रहा है, बेशुमार चीजें आ रही हैं लाइफ में। राइट, मेन जो चीज आप फेल होंगे अगर जिस दिन आपको इंटरव्यू मिला और आप इस काबिल ना हुए कि इंटरव्यू पास कर सकें, वो असल फेलियर है। उसके लिए तैयारी करें। जी, किसी और साथी को फीडबैक, एनीथिंग वी कैन हेल्प विद। जी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। अ, जी सर कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, अब उस प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि 13 पीएचडी प्रोजेक्ट्स लेट सपोज आ गए, और आपकी प्रोफाइल में ना लेट सपोज आपके 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैच मैच कर रहे हो आप। तो समटाइम्स लाइक शुड वी लाइक ईमेल टू ऑल द प्रोफेसर्स, या फिर जो मोस्ट रिलेटेड एक दो हो उसी पे ही रीच, मतलब सिर्फ उसी पे ही रिलाई करना चाहिए? व्हाट डू यू रिकमेंड अबाउट इट? बड़ा जबरदस्त सवाल है ये आपका। जब आपने चलना सीखा था तो आपने किसी से पूछा था कि मैं चलना कैसे शुरू करूँ? नो सर। और चलना ह्यूमन ब्रेन के लिए सबसे मुश्किल काम है। जब आपने बोलना सीखा था किसी से पूछा था कि बोलना कैसे शुरू करूँ? नो सर। क्या बोलना आपको करिकुलम के लिहाज से सिखाया गया था कि पहले आसान आसान लफ्ज बोलेंगे लोग आपके जो इर्द गिर्द, फिर मुश्किल लफ्ज बोलना शुरू करेंगे आस्ते आस्ते, फिर लोग नॉर्मल बोलना शुरू करेंगे? क्या घर वालों ने बोलना बंद कर दिया था कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, या घर वाले जो बातें करते हैं वो कर रहे थे? आई इसमें गॉट माय आंसर। जब यस। जब जब आपने चलना सीखा था तो क्या लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया था कि ये बच्चा ये कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए दौड़ना नहीं है?
Human brain can learn out of order and can connect the dots. ये पहली बात है। दूसरा, भाई 16 साल अपने यूनिवर्सिटी में गुजार दिए हैं, अब तो इस तरह की चीजों पे खुद डिसीजंस लें, फेल हों और उससे सीखें ताकि आप मैच्योर हों। ट्राई फास्ट, फेल फास्ट एंड लर्न फास्ट। बौंगियां मारें ताकि बौंगियां जल्दी से फिक्स हो जाएं आपकी, और आप लाइफ में एक मैच्योर पर्सन बन जाए। अगर ये बातें मैं बताऊंगा आपको तो यकीनन जो कल आपको 4 नए काम करने पड़ेंगे उसके लिए फिर आप किसी और की तरफ देख रहे हैं, मुझे कोई और स्पून फीड कर दे, क्योंकि मेरे ब्रेन का तो वो मसल ही डेवलप नहीं हुआ जो डिसीजन करता है ना। वो जो घर में ज्यादा लाडले बच्चे थे उन्हें हर चीज में अम्मी याद आ रही होती है, अम्मी से पूछता हूँ तो वो आपको जो पढ़ाया गया है वो इसी काम के लिए पढ़ाया गया। और ये डिसीजन होते हैं, ये काम ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, ये तो अनपढ़ बंदा भी करता है, तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करता। यू गॉट द आंसर? यस सर। कि भाई यही चीजें तो आपने सीखनी है अभी, अगर ये चीजें भी हम बताएंगे तो सीखेंगे अब क्या। वैसे आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं आंसर, वो बहुत अच्छे आंसर देते हैं चैट जीपीटी इन चीजों को। लेकिन नेवर बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, अदरवाइज यू विल नेवर लर्न। जो किसी चीज की आउटपुट होती है वो या तो सक्सेस होती है या लर्निंग होती है, और जो लर्निंग होती है ना, इसे लोग फेलियर का नाम दे देते हैं। नेवर बी अफ्रेड टू लर्न। हर वो बंदा जो सक्सेसफुल हुआ होता है वो हजारों दफा फेल हुआ होता है लाइफ में। You always fail towards the top. You never succeed towards the top. ये तो लर्निंग से ना घबराएं, दूसरे अल्फाज में फेलियर से ना घबराएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, और मैंने आपके सारे टास्क वगैरह सुनी है और कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है। तो पहले मेरा माइंड नहीं था एमएस का, बट जब से सिलेक्ट वगैरह ये ज्वाइन किया है और आपको सुना तो मेरा माइंड बना है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इस बात के लिए कि भाई मुझे परस्यू करना चाहिए एमएस या नहीं। क्योंकि जो मेरे क्लास फेलोज हैं, अ, तो वो बताते हैं कि भाई हम जॉब कर रहे हैं लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में, और बंदा 2-3 साल के एक्सपीरियंस से इतना सीख जाता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी आईटी में जो है एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है। तो वो कहते हैं कि एमएस की जरूरत नहीं है। तो इस लिहाज से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अगर प्रैक्टिकल ही चाहिए तो फिर एमएस क्यों करना और अब्रॉड क्यों जाना। ये सवाल आप मेरी टॉक सुनने के बाद कर रहे हैं? यस सर। तो टॉक्स में इस सवाल का जवाब नहीं दिए हुए। देखें, बाकियों का तो नहीं पता, मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। एमएस आप इसलिए नहीं करते कि आपको पढ़ने का शौक है, एमएस इसलिए करते हैं कि अमेरिका आने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो एमएस के थ्रू आना ओके। है। सही है, इसलिए लोग एमएस करने आते हैं। प्लस आप पढ़े लिखे इंसान बन जाते हैं। जो अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क होता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स का मास्टर प्रोग्राम। तीसरी चीज, पाकिस्तान में जो भी बंदा रह रहा है वो कभी इस काबिल नहीं होगा वो डिफेंस में घर बनाए। पाकिस्तान की साइड वो लाहौर में घर, बंदा लाहौर में जॉब करता है वो लाहौर में शायद 1% लोग हैं जो 5 मिनट घर बना सकते हैं, बाकी नहीं बना सकते। और अगर आप बाहर आ जाए तो आप हर महीने डिफेंस में एक घर बना सकते हैं। तो बाहर तो बाहर आकर आप अपनी जिंदगी जीते हैं, पाकिस्तान में अपनी अपनी जिंदगी बस गुजारा कर रहे हैं।
Does it answer your question? Yes, sir. Thank you. तो पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में पीछे रह गया, उसकी जो मेन रीजन है वो यही है कि पाकिस्तानी एनएफ तादाद में बाहर नहीं आए। अगर हम ज्यादा लोग बाहर आए होते तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री बड़ी होती इस वक्त। Yes, sir. जी किसी और साथी क्वेश्चन? तो ग्रेट वर्क मॉडरेटर्स माशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान के 220 से ज्यादा कोडिंग प्लेसमेंट टीएज हैं, which is great success. You guys have made the history. तो पहले हार्वर्ड में आपने हार्वर्ड के प्रोफेसर्स को इम्प्रेस किया कि उनकी पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन चेंज होना शुरू हुई, और अब अपने स्टैनफोर्ड में ये काम करती है। जी मैम सना लगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम ये सारी अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ जगह से हमें रिजेक्शन आ रही होती है। सर इट्स सही नोन है। कि रिजेक्शन आएंगी बहुत सारी जगहों से, जैसे मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है कोडिंग प्लेस में, तो उस वक्त इस सिचुएशन में कैसे आप मोटिवेट रह सकते हैं? आई नो कि मोटिवेशन ये सारी जो चीज़ है ये हमें लर्न करवाती है, बट अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी एप्लीकेशन में क्या चीज़ मिसिंग थी। तो सर आप कैसे लाइक कुछ एडवाइस करेंगे कि इन सब चीज़ों में हम मोटिवेट रह के जो अभी हम जिस जर्नी पे हैं वो कंटिन्यू किस तरीके से रख सकते हैं? अच्छा सही है। अच्छा मुझे एक सर बात बताएं। जी बोलें। सर इसी के साथ क्वेश्चन है रिलेटेबल है कि बेस्ट पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है आपके ना सिलेक्ट होने की, क्योंकि मैंने 6-7 दिन लगाए हैं लगातार एप्लीकेशन पे लगा, इसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। थैंक यू। अच्छा देखिए, आप जो इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं ना, अगर आपको 1% सक्सेस रेट मिलता है ना, तो दैट इज अ वेरी गुड सक्सेस रेट। दैट इज अ वेरी गुड सक्सेस रेट। नॉर्मली 1% से कम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोफेसर के पास एक पीएचडी की पोजीशन है, तो उसके पास जो ईमेल है वो 8-10 लाख तो आएगी। तो क्या प्रोफेसर सारी ईमेलें ओपन करता है? बताएं। नो सर। वो क्या करेगा? वो 10 ईमेलें ओपन करेगा, 10 सीवी ओपन करेगा, उनमें से 2-4 को शॉर्टलिस्ट करेगा, उनसे बात करेगा, एक को सिलेक्ट करके आगे चला जाएगा। तो क्या बाकी लोग डिस्करेज हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, काम को करना छोड़ दें? सेल्स की जो जॉब होती है, वो सेल्स की जॉब में क्या होता है? सेल्स की जॉब में ये होता है कि यू हैव टू लिसन 1000 नोज बिफोर अ सिंगल यस। तो आपकी जो डेडिकेशन है, जो प्रिजर्वेरेंस है, वो चैलेंज से बड़ी होनी चाहिए। आपने किसी हॉकर को गली में सेब बेचते हुए देखा? वो 1 किलो सेब बेचने के लिए 50 दफा आवाज लगाता है, फिर जाके कस्टमर आता है, और बीच में से 10 कस्टमर आके ऐसे मुंह बना के चले जाते हैं जैसे ये क्या कहते हैं, या तो प्रॉफिट बहुत मांग रहा है या इसका सामान ठीक क्वालिटी का नहीं है। वो उसे फेस एक्सप्रेशन भी दे के जाते हैं। तो क्या वो बंद कर देता है, या अगले दिन वो काम बंद कर देता है कि मैंने सेब नहीं बेचने, बेचती बहुत होती है? डज इट हैपन? बताएं। नो सर। वेरी गुड एग्जांपल सर, आपने बहुत तो, अच्छी एग्जांपल दी। तो उसकी क्या रीजन होती है कि जो सेब वाला है उसकी डिटर्मिनेशन आपसे ज्यादा है। जिसने दिन के 1000-2000 रुपए कमाने हैं, बच्चों को सूखी रोटी देनी है, उसकी डिटर्मिनेशन आपकी डिटर्मिनेशन ज्यादा है, हालांकि आप 15-20 करोड़ के स्कॉलरशिप के पीछे घूम फिर रहे हैं। सर उसकी रीजन ये है कि अगर वो कमाएगा नहीं या सेब को बेचेगा नहीं तो उसके बच्चे भूख मर जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आप लोग जो हैं, आप लोगों के पेट भरे हुए हैं, इसलिए आप लोग नॉन सीरियस हो जाते हैं। ये बात याद रखें। ये इसे कहते हैं प्रैक्टिकली नाशुक्री करना अल्लाह की।
तो ट्राई करें कि इसे अवॉइड करें। You guys got my answer? यस सर। तो आई होप समझ आ गया होगा मेरा आंसर। अपनी डिटर्मिनेशन कम से कम एक मजदूर से ज्यादा कर लें, एक बैलून बेचने वाले से ज्यादा रख लें, राइट? तो अगर आपने इस चीज को एक्सपीरियंस करना हो तो कोई मजदूरी वाली जॉब करके देखें, आपको 2 दिन में पता चल जाएगा कि हाउ प्रिविलेज यू आर। जी किसी और साथी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन भी रेलिवेंट ही है, मेरी जो फाइल है ना वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई कोड इन प्लेस में। हमारे घर में मेरी सिस्टर ने भी अप्लाई किया हुआ था और उनको भी मैंने ही प्रिपेयर करवाया था, तो उनका एक्सेप्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि हमने ऐसी कौन सी गलती की होगी, क्या आगे कोई ऐसे सिस्टम लगा होगा कि जहाँ पे हमारी वो जो आप मेरे भाई, एप्लीकेशन है। हाँ आप ये गलती कर रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। आपको किसने कह दिया कि आप हर जगह पे जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे? जब कोई बंदा फैंग के लिए 100% तैयारी कर चुका होता है ना, 100% गूगल के लिए, तो उसका सक्सेस का चांस होता है लेस देन 10%। 90% फिर भी लक चल रही होती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप फैंग के लेवल की 10 कंपनी में अप्लाई करें, एक से ऑफर आ जाएगी। तो आपको ये किसने कह दिया? यानी कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बंदे हैं जिसकी दुनिया टेक वर्ल्ड में कोई रेपो नहीं है, और स्टैनफोर्ड वो चीज़ है जिसके लिए स्टैनफोर्ड के मोहल्ले में रहने वाले बच्चे भी ख्वाब देखते हैं कि वो स्टैनफोर्ड में उनके सीवी पे स्टैनफोर्ड का नाम आ जाए, और आप हैरान हो रहे हैं कि आपको रखा क्यों नहीं गया। थोड़ी ज्यादती नहीं कर रहे आप? थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है? मैं सर इसमें जानना ये चाह रहा था कि कहीं हमने उनके आगे कोई सिस्टम लगाओ जो चीजें फिल्टर करता हो, तो हम हो सकता है वो फिल्टर ही नहीं क्रॉस कर सके हो। मैं ये जानना चाह रहा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बात सोचना बिल्कुल गलत है। अब नहीं हुए ना, लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिखें, थैंक यू स्टैनफोर्ड मुझे नहीं रखा, कोई मसला नहीं, मैं फिर रिप्लाई करूंगा, और फिर अगले हूँ। कंपटीशन सर में वो चले मैंने जाएं। आपके फिर अगले सर वो मैंने कंपटीशन में आपके चले जाएं। व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बिल्कुल बाद करवा दी। बिल्कुल। तो फिर अगले कंपटीशन में जाएं, उसके बाद अगले कंपटीशन में जाएं, साल बाद देखिएगा आप मैच्योर हो चुके होंगे। थैंक यू सही है? सर। तो आप लर्न करते हैं, आप आगे जाते हैं। देखें, अगर आप हर महीने कहीं किसी कंपटीशन में जा रहे हैं ना, तो सक्सेस इज गारंटीड। और अगर आप पहले महीने के बाद ये सोचना शुरू हो गए ना कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ था, मेरी तो बेइज्जती हो गई, देन फेलियर इज गारंटीड। क्योंकि आपको चांस मिल भी गया तो आप इतने इमेच्योर होंगे कि आप उस चांस को अवेल नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। यू गॉट माई आंसर? Consistency यस सर, is the थैंक यू। key to success. Consistency is the key to quality. तो जी फारूक, आपका क्वेश्चन है? यस सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा अभी ना BSc इसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई कोड गुरु को ज्वाइन किया मार्च में। और तकरीबन पिछले मंथ से मैं कंसिस्टेंट नहीं था आई कोड गुरु पे, लेकिन जो है ना उससे पहले मैं कंसिस्टेंट था, और मैंने तकरीबन अभी तक 74 प्रॉब्लम लीड कोड पे की हैं, और अपनी टाइपिंग स्पीड है ना वो भी इम्प्रूव की है, तकरीबन 50 to 55 है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, अगले जो आने वाले साल है उसमें मैं क्या रोड मैप फॉलो करूँ, और मेरा भी इरादा है कि सर स्कॉलरशिप हासिल करने का US के लिए। हर महीने एक और इंटरनेशनल इवेंट में जाए। यूनिवर्सिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या इसको मतलब यार अगर इम्पोर्टेंट आपने रखना? मेरी टॉक सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ यूनिवर्सिटी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। यस सर, मैंने और टॉक सुनी है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, सीजीपी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यस सर। रोजाना आईकोड गुरु पे 1 घंटा लगाते हैं तो इंशाल्लाह सक्सेस मिल जाएगी आपको। तो सर लाइक अगले 3 साल तक
तो ये 4 साल तक क्या रोड मैप होगा प्लीज यार मैंने एडवाइस। दोबारा मैंने पहले इंग्लिश बोली है भाई। रोजाना आई कोड गुरु पे 1 घंटा गुजारें किसी ना किसी क्लास में। एक ओके क्लास सर। से बोर हो जाते हैं, दूसरी लेना शुरू करते हैं, दूसरी से बोर हो ओके जाते हैं, तीसरी लेना शुरू करते हैं। हर महीने ओके एक इंटरनेशनल इवेंट में जाएं बस। वहां पे भी ओके जोर लगाएं, परफॉर्म करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट में जोर लगाएं। ओके फिर उसमें अगर जज एज अ मेंटर जाना शुरू हो जाए तब वो खुद ही पता होगा कि आप किसी जगह पहुंच गए हैं। सर। जी असद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ऐड करना था स्टैम्फोर्ड कोड प्लेस में, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो ये जो नहीं हुए वो सर जुबैर जफर कल उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया था और वो बता रहे थे कि इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ 2000 जो ना वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किए। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं हुए तो इसकी ये रीज़न नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू है। मतलब ये है कि बस उनको इतने ही बंदे चाहिए थे, जो एक्स्ट्रा थे वो उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है। यार ये बात तो हर बंदे को पता होनी चाहिए। तो वो जो है क्या कहते हैं कि आई होप कि हमारे स्टूडेंट नेक्स्ट इवेंट्स में जाएंगे तो इनका डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। जी मैम नाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली एक फियर फैक्टर है कि जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ते हैं, क्या उनसे वहाँ पे उनकी एजुकेशन में मतलब मसला तो नहीं होता? वो वहाँ जाके पढ़ लेते हैं और वहाँ जाके जॉब कर लेते हैं। ये एक फियर फैक्टर है जो हर टाइम मेरे माइंड में रहता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। हम्म हमारे अभी तक जो जहाँ 30 स्टूडेंट्स हैं उनमें उनमें से 28 ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो ये रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूँ। हाई कोर्ट गुरु का जो बच्चा बाहर आता है वो कंपटीशन से बहुत आगे होता है, वो किसी को सर करीब नहीं आने देता। ओके सर, जॉब्स में भी एक्सेल कर लेते हैं, मतलब जॉब कर लेते हैं वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट इजी। बनते हैं। अगर आप यहाँ पे आगे तो आप हो सकता है मुझे जहाज गिफ्ट कर दें। इंशाल्लाह। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। देखें हम यहाँ पे कोई थर्ड क्लास प्रोफेशनल्स को क्रिएट नहीं करे। आई कोड गुरु पे हम दुनिया का बेस्ट टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यू कैन ट्रस्ट इन अस। ओके अभी सर, थैंक। हमारे इस दफा भी 2 बच्चों की इंटर्नशिप हुई है फैंग में। इंटर्नशिप हुई है, बताएं कितने पैसे मिले होंगे उन्हें, गैस करें। सर मुझे तो आइडिया नहीं है इस चीज़ का। फिर भी ट्राई कर देना गैस करने की। सिर्फ 2 to 3 लाख। 2 to 3 लाख उन्हें मिला महीने का $10,000। ओके कितने लाख बनता है ये? सर, ये तो आई 27 लाख थिंक बनता है। 27-28 जी लाख बिल्कुल। सर तो वो इतने किस पैसे बेस पे हुई है? मतलब उन्होंने लीड आई कोड कोड अच्छा। आई को हाँ आई कोड गुरु के आते थे ना वो, जी जी। इसलिए हुई है। और आई कोड गुरु को आके पढ़ाते थे, इतना पढ़ाते थे उनका फियर फैक्टर दूर हो गया। ओके और वो इतनी इंटरनेशनल चीजों में जाते थे कि उन्हें डर लगना बंद हो गया। ये जो होती है ना कि मुझे डर लग रहा है, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसे हम नॉर्मल आसान अल्फाज में कहते हैं अय्याशी, लग्जरी। तो कोशिश करें कि अय्याशी ना करें, मेहनत करें ताकि आपको सक्सेस मिले। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम जी। किसी और साथी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह अभी आपने मेंशन किया इंटर्नशिप मिल जाती है, तो ये विद इन द सेमेस्टर ब्रेक हम लोग इंटर्नशिप करते हैं या स्टार्ट हम लोग इंटर्नशिप पे करते हैं फैंग में? ये बिल्कुल इसी तरह बात है ना कि जिस तरह गाँव से एक बच्चा ट्राई कर रहा होगा मैंने लाहौर जाना पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर लाहौर से कोई पढ़ा लिखा बंदा आया, अब वो उससे गाइडेंस लेने लगा। वो पता क्या पूछता है उससे
कि सर मैं जब लाहौर जाऊंगा, फिर मैं डिफेंस में घर बना लूंगा, फिर मैं नौकर घर में 3 रखूंगा या 4 रखूंगा, तो बंदा उसे क्या कहेगा, भाई साहब पहले लाहौर तो आ जाओ, ठीक है पढ़ भी सर। लो थोड़ा सा। तो भाई इन चीजों को हम कहते हैं डे ड्रीमिंग करना। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें बंदा बहुत आगे की सोच के ना तो एंजॉय करना, मजे लेना शुरू हो जाता है आराम से। तो वी शुड अवॉइड इट, वी शुड लुक एट द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप एंड फोकस ऑन दैट स्टेप। श्योर सर। क्या क्या इस सवाल का जवाब देने से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। जब स्कॉलरशिप मिलेगा फिर हम आपको ये बातें खुद ही पढ़ाएंगे। फिर हम आपको एक स्पेशल ग्रुप में डाल देंगे जिसमें सिर्फ बैंक के इंटरव्यू की तैयारी हो रही होती है, तो उसके लिए सीवी बन रहे होते हैं। लेकिन पहले उस पॉइंट तक तो पहुंचे ना। राइट सर। जी किसी और साथी कोई फीडबैक? सर इसमें एक ये फीडबैक है, अगर इस डे ड्रीमिंग जो बहुत बुरी बीमारी है, इसमें थोड़ा मजीद गाइड कर दें, क्योंकि आपकी जो पॉडकास्ट सुनने के बाद हम डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, हम भी यूएस जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। स्टेप लेना होता है वो बहुत मुश्किल होता है, एज यू नो। काइंडली इस पे अगर मजीद रहनुमाई करते हैं। नहीं, डे ड्रीमिंग बुरी चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होती है और ये उस बंदे को होती है जिसके अंदर से जोश निकल रहा होता है बाहर। तो बिल्कुल डे ड्रीमिंग करें, ओपनली करें, लिंक्डइन के ऊपर करें, दोस्तों के साथ करें। तो जब वो अगले लोग मजाक उड़ाएंगे तो फिर उसे डिटर्मिनेशन में बदल लें कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। राइट। तो लेकिन आप रोजाना 1 घंटे के लिए यहाँ पे हैकाथॉन इंटरनेशनल में जाएं, साथ मेडिटेशन करें, नमाज वगैरह पढ़ें, तो आई थिंक इट इज डूएबल। बाकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डे ड्रीमिंग होती है, बिल्कुल होती है। ये साकिब साहब का बड़ा जबरदस्त सवाल है साकिब साहब का कि सर कैन यू सजेस्ट विच वन इज द इजीएस्ट कोर्स फॉर स्कॉलरशिप। साकिब साकिब साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है हाँ, सर। असल में मैंने न्यूली आई कोड गुरु ज्वाइन किया है, तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपके साथ। अच्छा। तो अभी अच्छा, मुझे आपसे एक बात बताएं, कि अगर कोई आसान तरीका हो स्कॉलरशिप लेने का, तो हम हमारा दिमाग खराब है कि हम मुश्किल तरीके वाले कोर्सेज भी रन करेंगे। नहीं सर, मेरा मकसद वो नहीं था। मेरा मकसद था कोई कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में पूछना चाह रहा था। जैसे मैं ऑलरेडी अभी पाइथन कर रहा हूँ, तो मैं उस फील्ड से रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी में वास्ट ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमारे लिए स्कॉलरशिप्स के आई ऑप्शंस कोड इजीली अवेलेबल। हाँ, आपका इर्रेस्पेक्टिव आपका कौन सा जोन सी भी डोमेन है, आई कोड गुरु के सारे कोर्सेज आपसे रेलिवेंट है। हमारे कोर्सेज डोमेन स्पेसिफिक नहीं होते। सर आप मैंने बायोलॉजी एक्चुअली से न्यूली, मुझे ये यूज करना नहीं आ रहा है कोड गुरु। तो मतलब इसमें आप कोर्सेज के वेबिनार्स होते हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं या ट्रेनिंग मटेरियल है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, प्लीज अगर आप थोड़ा सा गाइड करना। मैंने न्यूली ज्वाइन किया है। बिल्कुल, तो भाई मेरे आई कोड गुरु पे आपको ना 4 टॉक्स शेयर की गई हैं चैट में, देख रही है आपने? ठीक है सर, जी मैंने आपका लिंक चेक किया है। मैं इसको करता हूँ, हाँ अभी सेव कर लेता पहले, हूँ अपने पास। हाँ हाँ, पहले तो वो देखनी है आपने, और अगर आपने वो सही तरीके से देख लें तो आपका स्कॉलरशिप विन करने का चांस 90% हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली 100 में से कोई एक आधा बंदा हमको देखता है, क्योंकि बोरिंग टॉक्स है। और बाकी अब रोजाना 1 घंटा प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी पसंद की क्लास पढ़े, तो 6 महीने में आपको स्कॉलरशिप मिलने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई भी क्लास पढ़ लो, 6 महीने आप यहाँ पे आके ब्रेन अपना किसी क्या कहते हैं काम की चीज पे सोचने पे लगाएं, तो इंशाल्लाह यू अराइव एट दैट लेवल। थैंक यू सर। वेलकम।
तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से टॉक्स में होंगे। चलें जी, मेरा ख्याल है आप लोगों ने बड़ा कमाल का सेशन रन किया, तो आई होप कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा। तो और अगर आप अमेरिका आने के लिए 100% सीरियस, अगर आप चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी जिए ना कि हालात की ज़िंदगी जिए, तो आई कोड गुरु आपके लिए 200% एफर्ट करेगा अगर आप 100% एफर्ट करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है आपकी सक्सेस के लिए। हमें यकीन है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप वो ना हो तो फिर वही रीज़न होगी कि आप फेल होंगे। तो चलें जी, किसी ने कोई और बात नहीं करनी तो ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस। थैंक यू सो मच सर सर फॉर ज्वाइनिंग। अगर अगर हाईकोर्ट गुरु पे कुछ पढ़ाना चाहते हो तो किस तरह का कोर्स पढ़ा सकते हैं? आप वहाँ पे लिखें, चैट स्लैक में डिस्कस करते हैं। ठीक, जो कोर्स ओके आपने सर। पढ़ाना वो सजेस्ट करें तो हम बता देंगे कि ये पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। तो नॉर्मली हम उन कोर्सेज को प्रेफर करते हैं जिनसे स्कॉलरशिप मिलने में हेल्प होती है, बैंक में जॉब मिलने में हेल्प होती है। जो कोर्सेज नहीं चाहिए होते उन्हें हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एनर्जी फाइनाइट है हर बंदे के पास। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, आई नो इट्स सिली क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता था एजेंटिक एआई के बारे में आपकी तरफ से क्या रिव्यू है, क्या रुझान है? मतलब एजेंटिक एआई जो ग्रोइंग रोबोटिक्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्री चल रही है। मैं इसका छोड़, वैसे तो बड़ा आंसर आपको मेरी टॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप ये बताएं कि लेट्स सपोज अगर आपने पुलिस में आईजी बनना है तो क्या आप वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं जो आईजी साहब रोजाना काम कर रहे होते हैं? क्या करते हैं पुलिस में आईजी बनने के लिए? सर ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं पूरा। आप सीएसएस की तैयारी करते हैं भाई, ऐसे ही है ना? जी आपने सर, सीएसएस का बिल्कुल एग्जाम वही पास उनका कर जो ट्रेनिंग एग्जाम मॉड्यूल पास है। करना है, बिल्कुल। तो अगर आपने दुनिया की टॉप की कंपनी में टॉप की सैलरी लेनी है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उनके इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या दुनिया की टॉप की कंपनी एजेंटिक एआई की जॉब के लिए क्या एजेंटिक एआई का इंटरव्यू लेती है? आपकी आवाज कट गई है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या दुनिया की टॉप की कंपनी एजेंटिक एआई की जॉब के लिए क्या एजेंटिक एआई का आना जरूरी है? तो आंसर है कि बिल्कुल आना जरूरी नहीं। वो कंपनियां खुद पढ़ा देती हैं। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जो डिटेल इसकी है वो मेरे सर मैं बिल्कुल अपने जी सर, मैंने अभी ही ज्वाइन किया है पाइथन जर्नी, जो कि आगे चल। जी जी। आज एजेंटिक एआई अब हमें जो है नेक्स्ट लेवल पे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में पीआईएसी से। तो उनका जो एम है वो 1.5 साल में हमें रोबोटिक्स इंजीनियर एआई जो है बना देंगे। तो अच्छा, उसके मुझे बाद एक बात बताएं, के लिए मैं मुझे पूछना एक चाह बात रहा था कि उसके बताएंगे। बाद हमारा जो मैं स्कोप बताता होगा। हूँ, मैं इस पे अपनी राय दे लेता हूँ। जो पीआईएसी के अभी ग्रेजुएट निकले हैं उनमें से कितनों को अच्छी जॉब मिली है? आप रेट ऑफ सक्सेस देखते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो जो उनके करंट ग्रेजुएट्स हैं उन्हें कितनी जॉब मिल रही है? तो अगर आपने वैसी जॉब लेनी है तो बिल्कुल काम करें उनके साथ।
वरना वो चीज करें जो आप बनना चाहते हैं। चलें जी, 2 मिनट रह गए, किसी को क्वेश्चन है तो मैं लास्ट क्वेश्चन एड्रेस कर सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जी, सर सबसे पहले मैं तो थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने एक रोड मैप दिया मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल ही होपलेस हो गए थे कि कहाँ जाएंगे। दूसरा PIC वाली बात है, तो मैंने स्टार्ट किया, ज्वाइन किया था। फिर जब मैंने आईकोर्ट ज्वाइन किया फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि उसका कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए प्रॉपर। वो बस एक भीड़ चाल के पीछे चढ़े हैं। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, उनका भी अपना कोई एजेंडा होगा, ठीक है, वो भी सही भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। तो जो गाइडेंस हमें हाईकोर्ट से मिल रही है वो मुझे लगता है कि वो कहीं से मिल रही थैंक यू जी। थैंक यू। चलें जी, ओवर टू द होस्ट, अभी टाइम भी हो गया हमारा। आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा। जी सर, thank you so much sir for your time, for joining and addressing our queries. Yes, Thank you sir. so Thank much. you so much. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Over to you Qasim. अब इसको सर इसको कल ही कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि आज तो 2 मिनट ही रह गए हैं सिर्फ। जी सर, ठीक है, कल हम फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नेक्स्ट रिज्यूम करेंगे। ठीक है, जी ठीक है। चलिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.